बन सकेगा जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में अग्रणी रहेगा। एक थोड़ा सा प्रारंभ में मैं किस प्रकार से जो बदलती हुई प्रौद्योगिकी होती है, जो ट्रांसफॉर्मेटिव टेक्नोलॉजीज होती हैं, और किस तरह से संपूर्ण विश्व में परिवर्तन लाती हैं, इसको समझने के लिए 1820 में रिचेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड एंड पुअरेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड में पर कैपिटा इनकम में 1:3 का डिफरेंस था। अब हम देखते हैं जो ट्रांसफॉर्मेटिव टेक्नोलॉजीज आई, डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज आई, फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया स्टीम के इंजन के आविष्कार के साथ, फिर इलेक्ट्रिसिटी के आविष्कार के साथ सेकंड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया, फिर उसके बाद में हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स और ये कंप्यूटर के साथ तीसरा थर्ड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया। और इस सब के परिणाम स्वरूप आज वर्ल्ड के रिचेस्ट कंट्री और पुअरेस्ट कंट्री की पर कैपिटा इनकम में 1:400 का अंतर है, यानी 1:3 से 1:400 यह अंतर केवल टेक्नोलॉजी के कारण आया है। इन आरंभ में मैं और भी स्पष्ट कर दूं कि किस प्रकार से कोई भी नई टेक्नोलॉजी, जिसको आजकल हम कह रहे हैं डिसरप्टिव चीज, जो पूरा संपूर्ण डिसरप्शन लाने वाली है। तो अगर हम अंतर देखें तो आज चाइना और इंडिया दोनों की पॉपुलेशन लगभग बराबर है। हम वर्ल्ड के 17.6% पॉपुलेशन में हैं, चाइना का 18.4% है। लेकिन चाइना अपना टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रूज के आधार पर वर्ल्ड मैन्युफैक्चरिंग में उसका 28% कंट्रीब्यूशन है और हमारा 3% कंट्रीब्यूशन है। 1986 में चाइना की पर कैपिटा इनकम इंडिया की तुलना में 15% कम थी और परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पर 20% कम थी। आज उसकी पर कैपिटा इनकम हमारी लगभग 5 टाइम्स है। और इस टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रूज के कारण ही और मैन्युफैक्चरिंग में अपना फुट होल्ड बढ़ाने के कारण वर्ल्ड का सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला कंट्री होने के बाद भी मिडिल इनकम ग्रुप का परसेंटेज पॉपुलेशन में वर्ल्ड के 2 कंट्रीज में सबसे ज्यादा चाइना का है। यानी कि इससे पूरा संपूर्ण देश के लोगों के जीवन स्तर वगैरह उस सब में परिवर्तन आता है। मूल विषय पर आने के पहले एक और तुलना का मैं समंक या स्टैटिस्टिक देना चाहता हूं। 5,300 सिंगापुर कैन बी एकोमोडेटेड इन इंडिया। मुंबई से भी छोटा एरिया है सिंगापुर का, लेकिन उसके हाई टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट्स पूरे इंडिया की तुलना में 7.5 टाइम्स है ज्यादा, और चाइना का हाई टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट्स इंडिया के 30 टाइम्स है। और यह जो सारा अंतर हमें दिखाई देता है, और इसके कारण हम देखते हैं कि आज वर्ल्ड में यह सारी डिस्पैरिटीज दिखाई देती है। यूं देखें तो आज जैसा मैंने कहा कि वर्ल्ड मैन्युफैक्चरिंग में 28% चाइना का कंट्रीब्यूशन है, 17% यूएस का कंट्रीब्यूशन है, ये 42% हो गया। 7.5% जापान का है, जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन में उसका केवल 1.6% कंट्रीब्यूशन है, लेकिन वर्ल्ड की मैन्युफैक्चरिंग में उसका 7.5% कंट्रीब्यूशन है। कभी उसका 12% भी था, 4 साल पहले उसका 10% भी था। तो ये, और जर्मनी का और मिला दें, 4 कंट्रीज का मिला के वर्ल्ड के 225 कंट्रीज में उनका वर्ल्ड मैन्युफैक्चरिंग में कंट्रीब्यूशन हो जाता है 60% 4 कंट्रीज का। तो इस सब से आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह से टेक्नोलॉजी किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी को अफेक्ट करता है। तो आज के समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इलेक्ट्रिसिटी से और पेट्रोलियम से भी ज्यादा पॉपुलर हो जाएगी, और लगभग आने वाले समय में मैन्युफैक्चरिंग से लेके और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन से लेके हेल्थ, डायग्नोस्टिक्स, इंडस्ट्री, ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, जो हम जहां कहीं कोई हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज देखते हैं, सभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत अधिक समावेश होगा। कुछ लोग कभी कभी लैंग्वेज के जो लोग होते हैं वो मानते हैं, भाषा विज्ञान के लोग, कि हमारा तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कोई वास्ता नहीं है। लेकिन एक हल्का सा संकेत ये करना चाहता हूँ, लोग आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आधार पे जो हमारी इंडस वैली स्क्रिप्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि,
और साउथ अमेरिका, पेरू, चिली, बोलिविया में कुछ शिलालेख एपिग्राफ्स मिले हैं, उनकी स्क्रिप्ट के बीच में सिमिली, समानता स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आधार पर। तो कहने का मतलब यह है कि मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी में तो इसका अपना है ही है। हम ये कह सकते हैं कि जो इंटरकनेक्टेड और इंटेलिजेंट मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम इन दोनों में आ रहे हैं, उन सब में इस बहुत अधिक योगदान रहेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। और इसलिए आने वाले समय के लिए भारत को भी अपनी तैयारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में कर लेनी चाहिए। अब जहां तक इसकी चुनौतियों की बात है, तो लगभग पूरे विश्व की मानवता के सम्मुख सबसे बड़ी चुनौती आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की होगी अनएम्प्लॉयमेंट की, जॉबलेसनेस। एक उदाहरण के लिए रखना चाहता हूं कि फोर्ड का सानंद गुजरात में एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है कार का, वहां उन्होंने 80% लेबर जो है रोबोट से रिप्लेस कर दिए। अब ह्यूमन बीइंग अगर कोई नट टाइट करता है तो कभी थोड़ा अधिक टाइट हो सकता है, थोड़ा ढीला रह सकता है, लेकिन अगर रोबोट उसको अगर वो टाइट करता है, उसका न्यूमेटिक प्रेशर हर बार उतना ही रहेगा और इसलिए वह उसमें प्रिसीजन भी आता है। तो यह जो जिस प्रकार से ऑटोमेशन, रोबोटिक्स, मैकेनाइजेशन, इसकी तरफ जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से लोग आगे बढ़ रहे हैं, उससे देश में और संपूर्ण विश्व में जो बेरोजगारी की चुनौती होगी, उसके संबंध में अमेरिका तक में बिल गेट्स और सारे वहां के उद्यमी ने ये कहना शुरू कर दिया है कि भाई देखो, आने वाले समय में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के कारण लोग बहुत बड़ी मात्रा में बेरोजगार होंगे अमेरिका में, और इसलिए हमको यूनिवर्सल बेसिक इनकम की बात करनी चाहिए। यानी कि जो सारे लोग जॉबलेस हो जाएंगे, जिनकी नौकरियां छिन जाएगी ये सारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण, तो सरकार को एक यूनिवर्सल बेसिक इनकम निश्चित मात्रा में उनको आय देनी चाहिए। लेकिन क्या भारत जैसे देश में जहां 135-138 करोड़ लोग हैं और वहां ऐसा यूनिवर्सल इनकम देना संभव होगा क्या? और जैसे आज फोर्ड ने अगर सानंद की प्लांट में अगर अपना रोबोट लाए हैं, तो दूसरे भी अनेक स्थानों पर इस प्रकार के रोबोट्स इंस्टॉल किए जाए। देश के 4 बैंकों ने चैटबॉट्स लगा दिए हैं, चैटिंग रोबोट्स। अब क्या होता है कि एक मानव है और उसको अगर टेलीफोन पे बैठा रखा है और किसी का फोन आता है कि भाई मेरी साल की 20 लाख रुपए की इनकम है और मुझे 60 लाख का मकान बनाने का लोन चाहिए और मेरा रिटायरमेंट में 14 साल है, मेरी कितनी इंस्टॉलमेंट आएगी, मेरा कितना समय में मुझे चुकाना होगा, तो वो व्यक्ति कंप्यूटर पे 5-6 मिनट तक अपना कीबोर्ड पे उंगलियां चलाएगा, मॉनिटर पे देख के उस सारी इंफॉर्मेशन को इंटरनलाइज करेगा, अपने दिमाग में फिट करेगा और उसके बाद में उसका जवाब देगा। उसमें 7-8-10 मिनट लग जाएंगे। लेकिन जो चैटबॉट है, विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड उस बैंक के कंप्यूटर की हार्ड डिस्क में से सारी सूचनाएं लेकर और वो तत्काल उसको जवाब दे देता है। और उसकी आवाज को भी ह्यूमन मिमिक्री करके ऐसा बना रखा है कि उस टेलीफोन करने वाले ग्राहक को ये पता नहीं चलता है कि वह जो कोई चैटिंग रोबोट आवाज जवाब दे रहा है या कोई पुरुष है या महिला है। जैसी भी आवाज उसमें वो इंटीग्रेट कर देते हैं, उस प्रकार की आवाज के आधार पर वो ग्राहक को कुछ पता नहीं चलता है। तो आजकल जिस प्रकार से मैन पावर रिप्लेसमेंट किया जा रहा है, उसके कारण हमारे देश में भी एक गंभीर चुनौती उत्पन्न, और विश्व के सम्मुख भी गंभीर चुनौती उत्पन्न हो सकती है, होगी। आज हम देखते हैं कोरोना और लॉकडाउन के कारण दुनिया के कोई 25 से 30 करोड़ लोगों के रोजगार पर हुआ है। अपने देश भी आज इतनी बड़ी संख्या में बेरोजगारी फैली है। और वापस हम देखते हैं कि जो माइग्रेटरी वर्कर्स हैं, जो मान लो महाराष्ट्र में काम करते थे और वो बिहार या उत्तर प्रदेश में लौट गए, या जो गुजरात में काम करते थे और वो राजस्थान या मध्य प्रदेश में लौट गए, तो ऐसे सारे लेबर जब वापस अपने काम पर पूरी उतनी संख्या में नहीं पहुंचेगी, तो हमारा यहाँ का मैन्युफैक्चरर है वो कुछ ना कुछ ऑटोमेशन, कोई रोबोटिक्स, कोई और मैकेनाइजेशन करेगा। तो एक प्रकार से इस लॉकडाउन के बाद भी हमारे देश में रोजगार पर प्रभाव होगा और दुनिया में भी होगा।
तो मुझे लगता है कि पूरे विश्व में हम जैसा इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है और यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट है, वहां पर इस विषय को भारत जैसे देश को आगे लाना चाहिए कि पूरे विश्व में किस सीमा तक रोबोटिक्स, ऑटोमेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का समावेश किया जाए और मानव श्रम को कितना प्रतिस्थापित किया जाए। हो सकता है हम इस पर रोक नहीं लगा सकें और स्वाभाविक रोक लगाना संभव नहीं होगा, लेकिन कम से कम उसका एक फेज्ड रिप्लेसमेंट हो और उन लोगों को वापस कहीं स्थापित करने की भी अब होनी चाहिए। तो एक सबसे बड़ी चुनौती जो ऑटोमेशन, मैकेनाइजेशन, रोबोटिक्स और इन सब के कारण जो स्वचालित सारी चीजें हो जाएगी, उसके कारण मानव श्रम पर प्रभाव पड़ेगा। यहाँ पर एक बात और स्पष्ट करना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं है कि ये जो मैनुअल लेबर करने वालों पर ही प्रभाव पड़ेगा या शारीरिक मजदूरी करने वालों पर। जैसे IIIT हैदराबाद ने सेतु नाम का एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया है, वो सॉफ्टवेयर प्रति 7 सेकंड्स में 1000 वर्ड्स की ड्राफ्टिंग कर देता है। और शायद अगर आप भगवती प्रकाश जाए उस सेतु नाम के सॉफ्टवेयर का उपयोग करेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्या चैलेंजेस और क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, तो मेरी तुलना में वो 3 गुना बेहतर भाषण तैयार करके दे सकता है। आपने उसको कहा कि 20 मिनट का भाषण देना है, तो वो वैसे ही पूरी दुनिया के कंप्यूटर्स की, इंटरनेट की सारी उसमें से सर्च करके और 20 मिनट का भाषण वो पढ़ देगा, क्योंकि आजकल टेक्स्ट टू स्पीच भी सॉफ्टवेयर आ गए हैं। और आपने कहा कि 6 घंटे बोलना है 4 सेशंस में, वो 6 घंटे बोल जाएगा। आपको चाहे कोई सुप्रीम कोर्ट की पिटीशन ड्राफ्ट करवानी है तो वो कर देगा, आपको कोई एनवायरनमेंट के क्लियरेंस के लिए कोई रिपोर्ट तैयार करवानी है भारत सरकार को किसी फैक्ट्री की एनओसी के लिए, तो वो तैयार कर देगा। और उसके साथ ही साथ आपको अगर किसी लड़की को लव जिहाद में बहकाना है तो भी कर देगा, और वेदांत पर आपको कोई अच्छा भाषण करवाना है तो वह भी कर देगा। तो कहने का मतलब यह है कि यह जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उससे एक तरह से बहुत सारे आमूल परिवर्तन आने वाले हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि सारी डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज ही हैं। जैसे आजकल हेल्थ और डायग्नोस्टिक्स में इतने सारे समाधान आ गए हैं। गूगल ने एक ऐसा एल्गोरिदम डेवलप किया है जिसमें वो केवल रेटाइना के पिक्चर, आंख की पुतली के एक फोटोग्राफ के आधार पर यह पूर्वानुमान कर सकता है, भविष्य कथन कर सकता है, प्रेडिक्ट कर सकता है कि इस व्यक्ति को 15 महीने के बाद हार्ट में 70% इतनी कैपिलरीज में ब्लॉकेज होगा। या चाइना के कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम करने वाले वैज्ञानिकों ने इस तरह का एल्गोरिदम डेवलप किया है तो वो साधारण लंग्स के एक्सरे के बेसिस पे और ये प्रेडिक्ट कर सकता है कि इस व्यक्ति को 6 महीने बाद लंग कैंसर डिटेक्ट हो सकता है। यानी कि जो आजकल हम डेटा सॉवरेनिटी की बात करते हैं कि डेटा सबसे महत्वपूर्ण है, तो चूंकि वो हजारों लाखों लंग के एक्सरेज को इस तरह से रिलेट करके और जिन लोगों को लंग कैंसर हुआ है उनकी क्या 6 महीने, साल भर, 2 साल पहले से क्या उस लंग्स की एक्सरे में परिवर्तन देखे जाते हैं, उसके आधार पर वो प्रेडिक्ट कर देता है। अब यहाँ पर मेरा कहने का जिस बात को आप कृपया अवश्य विशेष ध्यान रखिएगा कि अगर ये सारे सॉफ्टवेयर हमारे देश में अपोलो, बॉम्बे हॉस्पिटल से लेके और साधारण अगर जो है किसी गांव की डिस्पेंसरी में अगर ये सॉफ्टवेयर चाइना, अमेरिका, जर्मनी, यूरोप से हमको मंगाने पड़ेंगे तो देश का कितना पैसा बाहर जाएगा। जैसे वाटसन नाम का एक सॉफ्टवेयर बना है, अब उस IBM ने बनाया है। उस वाटसन नाम के सॉफ्टवेयर से कैंसर का पता लगाना, उस व्यक्ति को ट्यूमर है, कैंसर है, जिस तरह का, उसके आधार पर उसको कौन सी दवाई सबसे ज्यादा बढ़िया रहेगी, कौन सी दवाई का उसमें क्या रिएक्शन हो सकता है, वो वाटसन नाम का सॉफ्टवेयर जो IBM का है वो कैंसर के डायग्नोसिस और कैंसर के ट्रीटमेंट में एक अच्छे से अच्छे डॉक्टर से भी ज्यादा बढ़िया उसमें ऑप्शंस दे सकता है। तो अब अगर ये सारे हमको विदेशों से आयात करने पड़े तो देश की इतनी फॉरेन एक्सचेंज बाहर जाएगी कि हमारे लिए गंभीर संकट बैलेंस ऑफ पेमेंट का हो जाएगा। और अगर ये सारे समाधान हम वो प्रस्तुत करेंगे
अगर पूरी दुनिया के 200 देशों में हेल्थ डायग्नोस्टिक से लेके, एग्रीकल्चर से लेके, मौसम विज्ञान से लेके सभी तरह के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के समाधान यदि भारत वैज्ञानिक अनुसंधानों से तैयार करेंगे और पूरा विश्व हमसे आयात करेगा तो हमारे ऊपर पैसे की बरसात होगी, हम दुनिया की बहुत बड़ी आर्थिक सत्ता बन सकेंगे। तो इसलिए आने वाले समय के लिए हमें इस बात की तैयारी करनी चाहिए कि हम यह जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता के आधार पर जो आज के समय में विभिन्न प्रकार के समाधान लाए जा सकते हैं। उदाहरण के लिए हमारे यहाँ खेती में 127 दुनिया के सबसे ज्यादा एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स हैं और उन एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स में हर रोज ह्यूमिडिटी की मात्रा अलग अलग होती है, आर्द्रता की मात्रा हर स्थान पे अलग होती है। रत्नागिरी में ह्यूमिडिटी की मात्रा अलग होगी, नागपुर में ह्यूमिडिटी की मात्रा अलग होगी। टेम्परेचर साल भर में वेरी करेगा सुबह से शाम तक और 365 दिनों में। और इसका किसी मौसम, किसी फसल के पकने, बीजों के अंकुरण पर, फलों के, आम के पकने में, संतरे के पकने में वो सारा कैसे प्रभावित करेगा। यानी कि हम ये प्रेडिक्ट कर सकेंगे कि यहाँ पर यह जो इसने चावल की खेती की है या आम का बगीचा है ये कितने दिन में पकेंगे, क्या होगा। मतलब एग्रीकल्चर से लेके और सभी तरह के उसमें इसका उपयोग होगा। अब जैसे आजकल इंटरकनेक्टेड कारों की बात हो रही है, तो मुझे लगता है 2025 तक दुनिया की 3/4 कारें सब इंटरकनेक्टेड होगी। जो बाहर की ट्रैफिक से, जो बाहर का सिग्नल लाइट से वगैरह सबसे इस तरह से इंटरकनेक्टेड होगी कि आप किस चौराहे पे कहाँ कितनी ग्रीन लाइट मिलेगी, किस समय रेड लाइट मिलेगी, आपको किस स्पीड से चलना चाहिए जिससे कि आपको कम से कम रेड लाइट का सामना करना पड़े। मतलब कहने का मतलब यह है कि सारी इस प्रकार से जो आजकल इंटरकनेक्टेड व्हीकल मूवमेंट से लेके और इंटरकनेक्टेड मोबिलिटी से लेके इंटरकनेक्टेड और इंटरनेट मैन्युफैक्चरिंग और एग्रीकल्चर और हेल्थ डायग्नोस्टिक्स सभी में जिस प्रकार से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का समावेश हो रहा है, और भी मैं अभी समय होगा तो हम सबकी आयामों की चर्चा करेंगे, लेकिन एक हल्का आभास आपको करने की कोशिश की कि आने वाले समय के लिए एक प्रकार से संपूर्ण मानवता के अधिकांश समस्याओं का समाधान करने के लिए सर्वाधिक उपयोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का होगा। और उस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जितने अधिक समाधान जिस देश के वैज्ञानिक, जिस देश की यूनिवर्सिटीज, जिस देश के दूसरे कॉरपोरेट्स करेंगे उसका उतना ही हो। अब आज जैसे चाइना ने अपना, जैसे हम देखते हैं कि ज्योग्राफिकल पोजीशनिंग सिस्टम है जीपीएस, अब उसने जीपीएस से भी ज्यादा एडवांस बेडू नाम का एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया है, BEIDU, जो जीपीएस से ज्यादा एक्यूरेसी के साथ। तो हो सकता है कि इंटरकनेक्टेड कारों के लिए हमको बेडू का उपयोग करना है, जीपीएस की हो सकता है। आज जैसे गूगल का जो सर्च इंजन है उससे ज्यादा एडवांस सर्च इंजन बाइडू, BAIDU चाइना ने डेवलप कर लिया। तो कहने का मतलब यह है कि आने वाले समय के लिए हम कंप्यूटर्स के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम से लेके और इन सब के लिए अगर हम समाधान देते हैं, उदाहरण के लिए आज हम जूम है तो जूम भी अमेरिकन कंपनी है, चाइनीज उसका CEO है, और हम अपना और मैं पूरे दुनिया के जितने इस तरह के एप्लीकेशन सबसे कम सिग्नल्स पे जूम काम करता है। तो हम जब तक जूम जैसे एप्स या आज डेटा एनालिटिक्स में हम SPSS जैसे सॉफ्टवेयर काम लेते, तो हमारे भारत के रिसर्चर्स उस SPSS का उपयोग करने में तो तज्ञ हैं, लेकिन हम आज तक SPSS डेटा एनालिटिक्स का स्टेट जैसा डेटा का या वैसे ही अन्य कोई हम सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट नहीं डेवलप कर पाए। तो जिस तरह से कंप्यूटर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में भी हम केवल शारीरिक परिश्रम करते हैं, जिसको बॉडी शॉपिंग कहते हैं, वही कर पा रहे हैं। वर्ल्ड में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स का जो $1 ट्रिलियन का मार्केट है उसमें हमारा शेयर लेस देन $7 बिलियन का 0.7% कॉन्ट्रीब्यूशन। हम लोग आज भी काम करते हैं, सन माइक्रो सिस्टम के लिए काम करते हैं, IBM के लिए काम करते हैं, गूगल के लिए काम करते हैं, एप्पल के लिए काम करते हैं।
हमारा अपना प्रोडक्ट डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर में भी नहीं है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हमारी अभी बहुत वैसी स्थिति है। मैं कभी एक साइंटिफिक लैब में देख रहा था कि वर्ल्ड में 700 एंटिटीज है, उनमें कुछ कंपनियां हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज डिपार्टमेंट्स हैं, कुछ रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कुछ इंडिविजुअल बड़े रिसर्चर्स हैं। ऐसे 700 एंटिटीज हैं जो दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में बहुत उन्नत अनुसंधान करके और अच्छे अच्छे प्रोडक्ट ला रहे हैं। उनमें एक भी भारतीय नहीं है, लेकिन उन सब में काम करने वाले 35 से 45% लोग भारतीय हैं। यानी कि भारतीयों की क्षमता कहीं कम नहीं है। लेकिन जब तक हम उस प्रकार के ऑर्गेनाइजेशंस डेवलप नहीं करेंगे, स्टार्टअप्स नहीं लाएंगे, हम उस तरह के कंपनियां या हमारे यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट्स उस दिशा में आगे नहीं बढ़ेंगे, और जब तक हम अपने प्रोडक्ट्स डेवलप नहीं करेंगे, वाटसन आईबीएम में डेवलप करने में 2/3 लोग भारतीय हैं जो कैंसर का डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट का सॉफ्टवेयर है, लेकिन हम वैसा अपना कोई मेड बाय भारत जो है सॉफ्टवेयर नहीं है। इसलिए मेरा यहाँ बात पर बल देने का है कि आप देखिए मुंबई में भी इतनी आईटी कंपनीज हैं, वो कोई छोटे छोटे कंसोर्शियम बनाए, उद्योग सहायता संघ और 20 छोटी कंपनियां मिलकर, उनमें कुछ ऐसे स्टार्टअप्स भी हो सकते हैं, कुछ ऐसी कंपनियां भी हो सकती है जो ऑलरेडी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में और दूसरी डिजिटल टेक्नोलॉजीज में, इंटरनेट ऑफ थिंग्स में, इंडस्ट्रियल इंटरनेट थिंग्स में, मशीन लर्निंग में, 3D प्रिंटिंग में, अनेक फील्ड्स में काम कर रहे होंगे। अगर वो लोग मिलजुल कर ऐसे कुछ समाधान कारक प्रोडक्ट्स लाएं अपने, तो रूप से आने वाले समय में हम प्रोडक्ट्स अगर लॉन्च कर सकते हैं तो हमारे ऊपर पैसा बरसेगा। अब जैसे मैं थोड़ा सा यहाँ 4th इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को भी साथ में जोड़ देना चाहता हूँ और सारी बातों, जैसे अब अभी मशीन लर्निंग बेस्ड जो प्रिडिक्टिव एनालिसिस है, उसके आधार पर सेल्फ ड्राइविंग कारें डेवलप हो गई हैं, और वो एक मानवीय ड्राइवर जो है उसकी तुलना में अधिक रिलायबल है, अधिक सुरक्षित है, जो 250 मीटर की दूरी में पूरे 360 डिग्री के उसमें रेडियंट में वो ये ध्यान रख सकते हैं किधर से बच्चा दौड़ के, किधर से गाय दौड़ के आ रही है, किधर गड्ढा है, किधर से कार आ रही है, किधर से बाइक वाला आ रहा है, वो सारा अपना देख लेता। और मानव की तुलना में सावधानी से उसकी इलेक्ट्रॉनिक आई और वो जो मशीन लर्निंग का प्रेडिक्टिव एनालिसिस का सॉफ्टवेयर, वो बहुत अच्छे से उस कार को चला देता है। अब तो कहीं 5 साल बाद भी धीरे धीरे दुनिया में, भारत में भी हो सकता है 10 साल बाद, सेल्फ ड्रिवन कारें आने लग गई। तो एक कल्पना है कि जब कारें सेल्फ ड्रिवन होगी, ड्राइवर नहीं, तो फिर भगवती प्रकाश को कार खरीदने की जरूरत नहीं। यहाँ दिल्ली में, ग्रेटर नोएडा में कोई कंपनी 5000 कारें डाल देगी सड़कों पे, दूसरी कंपनी 15000 डाल देगी। और अब जैसे ही मैं यूनिवर्सिटी निकला और अपने मोबाइल पर मैंने 3 क्लिक करूंगा, तो मेरे सबसे पास में 50 मीटर 100 मीटर जो सबसे पास में कार होगी वो मेरे सामने आ जाएगी, और मैं उस कार में बैठ जाऊंगा और एयरपोर्ट पे चला जाऊंगा, मेरे मोबाइल के पेमेंट गेटवे से उसका पेमेंट कर दूंगा और कार फ्री। मैं कार रखूंगा भी नहीं तो कारों के डीलर्स भी खत्म हो जाएंगे, ड्राइवर्स के जॉब्स भी अफेक्ट होंगे। अब जैसे थोड़ा सा एआई ही नहीं, पूरा जो आजकल 4th इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में जो परिवर्तन आ रहे हैं, भारत सरकार ने भी घोषित कर दिया है कि सन 2030 के बाद देश में कोई भी पेट्रोल डीजल की फॉसिल फ्यूल कार बनाने बेचने की अनुमति नहीं होगी। और अभी से ही लोग कारें, बसें लिथियम बैटरी वाली खरीद रहे हैं। अब अगर ये बैटरी वाली कारें आ गई तो पेट्रोल और डीजल का एक पार्ट्स बनाने वाली कई हजार कंपनियां साउथ में कोयम्बटूर से लेकर या गुड़गांव तक फैली हुई है। एक डीजल या पेट्रोल के इंजन में 2000 पार्ट्स हैं, और उन पार्ट्स को बनाने वाली 20,000 कंपनियां हैं जो छोटे छोटे अलग अलग पार्ट्स बनाती है, हमारे लिए भी बनाती है, एक्सपोर्ट भी करती है। लेकिन अब अगर ये बिजली की कारें आ जाएगी तो बिजली की कार के लिए तो जो ड्राइव लगती है, इलेक्ट्रिक ड्राइव, उसमें केवल 20 पार्ट होते हैं। अब 2000 पार्ट वाले इंजन की बजाय 20 पार्ट वाली इलेक्ट्रिक ड्राइव जगह लेगी, और उस इलेक्ट्रिक ड्राइव में भी
रिपेयर मेंटेनेंस की जरूरत उस डीजल या पेट्रोल इंजन की तुलना में 1/10 से भी कम होगी, तो जरा हम ये अनुमान लगाने की कोशिश करें कि आने वाले समय में किस प्रकार से इंडस्ट्रियल ऑब्सोलिसेंस होगा, मैन पावर का ऑब्सोलिसेंस होगा, इंजन मैकेनिक्स बेकार हो जाएंगे। और दुर्भाग्य से क्या हो रहा है कि हम लोग आने वाले समय में जिस प्रकार की सनराइज टेक्नोलॉजीज हैं उनकी कोई तैयारी नहीं कर रहे हैं कि भाई हम अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर जाएंगे तो हमारे देश में लिथियम बैटरीज की मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम नहीं है। 2030 तक जाते लिथियम बैटरीज का $300 बिलियन का मार्केट हो जाएगा, 21 लाख करोड़ 25 लाख करोड़ रुपए का। इंडिया के जीडीपी, आज जो जीडीपी का लगभग 10% केवल लिथियम बैटरीज का मार्केट हो जाएगा। उसके लिए कोबाल्ट और लिथियम हम कहाँ से लाएंगे? देश में नहीं होता, साउथ अमेरिका से लाएंगे, लैटिन अमेरिका से लाएंगे, या हम अफ्रीका से लाएंगे। अभी चाहे अपना लिथियम कोबाल्ट लिथियम बैटरीज के रॉ मटेरियल सिक्योरिटी के लिए लैटिन अमेरिका में भी और अफ्रीका में 40% जो उनके मिनरल रिजर्व्स खरीद रखे हैं। तो आवश्यकता इस बात की है कि हम जो फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में जो नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं उनके लिए अपनी तैयारी कैसी है। जैसे उदाहरण के लिए 2014 में हमने घोषणा कर दी कि भारत में हम 100 गीगावाट का सोलर पावर जनरेशन की कैपेसिटी इंस्टॉल करेंगे। भारत वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट मार्केट बन गया सोलर पावर का। लेकिन सोलर पैनल बनाने के लिए कहीं मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम स्थापित करने की हमने सोची ही नहीं। तो ये सोलर पैनल तो चाहिए ना। 90% सोलर पैनल हम चाइना से मंगाते हैं और हर रोज 2 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट चाइना में मिल रहा है, हमारे यहाँ नहीं मिल रहा है। वो पैनल हम बना रहे हैं, हम खरीद रहे हैं और एम्प्लॉयमेंट वहां जनरेट हो रहा है। पिछले 2 साल में 50,000 करोड़ रुपए के हमने सोलर पैनल चाइना से मंगवा लिए। तो कहने का मतलब यह है कि अब आज अगर हम सोलर पैनल या लिथियम बैटरीज या दूसरे जो सनराइज सेक्टर्स हैं, आज थोड़ा सा हम, चूंकि स्वावलंबन की भी बात है, देश में हम 7% एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स को बनाने में जो लगते हैं केमिकल्स, 70% चाइना से मंगा, $24 बिलियन के। अब ये है जो है इतना सारा 25 लाख करोड़ का ये हम, और पहले 80% अपने देश में बनते थे। चाइना ने क्या किया, सस्ती डंपिंग शुरू की। और थोड़ा सा चूंकि हम स्वदेशी जागरण मंच के कार्यकर्ता हैं, इसको भी हम एक समझने की कोशिश कर लें। 80% एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स हम बनाते थे। चाइना ने देखा कि भारत को डी इंडस्ट्रियलाइज करो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स में। फॉलिक एसिड, विटामिन बी बनाने में डलता था, हमारे यहाँ 6-7 हजार रुपए किलो में बनता बिकता। चाइना ने उसकी 4,500 रुपए किलो में डंपिंग शुरू की अपने देश में उस उद्योग को खत्म करने के लिए। हमारे देश के सारे विटामिन बी फॉर्मुलेटर्स ने फॉलिक एसिड चाइना से मंगाना शुरू कर दिया। देश के सारे कारखाने बंद हो गए, वो नॉन परफॉर्मिंग एसिड्स में बदल गए। और फिर 2016 की जनवरी से दिसंबर के बीच में चाइना ने फॉलिक एसिड के दाम 11 गुने बढ़ाकर और 50,000 रुपए किलो कर दिया। तो मेरा कहने का मतलब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में पिछले दिनों में चाइना ने हमारे देश में $3 बिलियन का FDI लाए और जो AI के अलग अलग प्रकार के सामान प्रस्तुत करने वाली कंपनियां थी उन खरीद लिया। जैसे आपको ध्यान होगा, रेड बस हमारे यहाँ 2 लड़कों ने डेवलप किया था, बुकिंग का प्लेटफॉर्म, और उनको छुट्टियों में जाना था घर और बस का टिकट नहीं मिल रहा था। वो उसकी ऐसी हो गई, विदेशी कंपनी ने, जिसमें चाइना का भी, अलीबाबा का भी है, उसका एक और बाइडू का भी है, और उन्होंने खरीद लिया। तो कहने का मतलब यह है कि अभी हमारे यहाँ जो कुछ भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हम थोड़ा बहुत काम कर रहे हैं, उसको कहीं फॉरेन मल्टीनेशनल्स, यूरोपियन, अमेरिकन अगर उन कंपनियों को खरीद लें, तो मुझे लगता है कि अभी जर्मनी समेत पूरे यूरोप में, अमेरिका में, चाइना के द्वारा ऐसे सारे टेक ओवर्स पे पिछले 4 साल से रोक लगा रखी है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अगर किसी छोटी बड़ी कंपनी स्टार्ट, किसी ने भी अमेरिका या यूरोप में कोई ब्रेक थ्रू लिया है, कोई ऐसा नया प्रोडक्ट डेवलप किया है, उसमें उसकी एडवांस रिसर्च है, तो उसको चाइनीज कंपनियों के द्वारा टेक ओवर पर रोक लगा रखी है। कोई नहीं, कहीं चाइना AI का बेताज का बादशाह नहीं बन जाए। लेकिन हमको ये सावधानी
हमारी सभी कोई दूसरी यूरोपियन या अमेरिकन कंपनियां भी नहीं ले ले, ये सावधानी रखनी बहुत आवश्यक है, जिससे कि हमारे देश के ऐसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में काम करने वाले हैदराबाद, बेंगलोर, मुंबई और जगह जगह जो छोटे छोटे स्टार्टअप से कई कंपनियां हैं, वो नहीं टेक ओवर ली जाएं। मुझे लगता है सरकार को इस समय में कोई इस प्रकार का कानून भी लाना चाहिए। आप लोग शायद चूंकि ध्यान है या नहीं, एक दुनिया में इकोनॉमिक नेशनलिज्म शब्द चला, वो चला कब? सन 2000 के आसपास, और फ्रांस के प्रधानमंत्री विलेपान के संदर्भ में, जब पेप्सी कंपनी जो अमेरिकन कंपनी है, फ्रांस की वैसी पेप्सी जैसी डेयरी और सॉफ्ट ड्रिंक की कंपनी है डैनवन, उसको खरीदने गए, बिल्कुल तय हो गया, कीमत भी उसने चुका, वो उसको खरीद रही थी फ्रांस की कंपनी को। तो उस समय फ्रांस के प्रधानमंत्री डी विलेपान थे, उन्होंने कहा नहीं नहीं, डैनवन हमारी बहुत प्रतिष्ठित कंपनी है और इट शुड बी फ्रेंच ओन्ड, इसको हम अमेरिकन ओन्ड नहीं होने देंगे। उन्होंने कानून बना के उस अधिग्रहण को दिया और उसके बाद में उन्होंने 11 सेक्टर्स ऐसे डिक्लेयर किए फ्रांस में जिनको कोई फॉरेन कंपनी नहीं ले सकती। तो मेरा यहाँ निवेदन ये है कि अगर उतना पहले से देश दुनिया में इकोनॉमिक नेशनलिज्म चल रहा है, डी विलेपान को लोग इकोनॉमिक नेशनलिज्म का चैंपियन कहते हैं दुनिया में, तो मुझे लगता है कि हमको भी इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फील्ड में अपने यहाँ इन्वेस्टमेंट बढ़ाना चाहिए, प्रोडक्ट डेवलपमेंट करना चाहिए, और अपने देश की किसी भी छोटी बड़ी कंपनी को, मतलब कोई भी यूरोपियन, अमेरिकन, चाइनीज या कोई भी कोरियन या जापानी कंपनी टेक ओवर न कर ले, यह भी सावधानी हमारे लिए रखनी आज के समय में आवश्यक हो जाती है। अब एक बात तो और इसके साथ जोड़ देना चाहता हूँ, कई बार वैसे मैं पढ़ाता हूँ, तो मैंने अपने विश्वविद्यालय में भी मैनेजमेंट के सब लोगों से कहा कि भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सब हमारे मैनेजमेंट में, एचआर मैनेजमेंट में, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या लेना। तो मैंने कहा देखो भाई, प्रिडिक्टिव एनालिसिस जो है मशीन लर्निंग बेस्ड, उससे कोई भी कंपनी अपने यहाँ एचआर की दृष्टि से एट्रिशन रेट क्या होगी। मान लो आईबीएम में 1.5 लाख कर्मचारी काम करते हैं, हिंदुस्तान में उसने 1.5 लाख सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हायर कर रखे हैं, तो उनकी एट्रिशन रेट निकालने की कोशिश करेगा किस महीने में कितने लोग छोड़ के जाएंगे, तो उसके लिए प्रेडिक्टिव एनालिसिस मशीन लर्निंग के आधार पे वो करेगा। तो कहने का मतलब है कि आज हमारे देश में जितने बैंक हैं, जितनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, उन सबको फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी के फील्ड में भी फ्रॉड डिटेक्शन, फ्रॉड प्रिवेंशन के लिए इस तरह के मशीन लर्निंग बेस्ड प्रेडिक्टिव एनालिसिस का सहारा लेना पड़ता है, जिससे कि किसी को लोन देने पहले उस ग्राहक की पूरी हिस्ट्री के डेटा और सारे उसके पैरामीटर्स वो उसमें फीड कर देते हैं। तो वो जो मशीन लर्निंग बेस्ड प्रेडिक्टिव एनालिसिस वाला टूल है, वो बता देगा कि भाई इस क्लाइंट को इतना लोन देने में कितना रिस्क है। तो सामान्य व्यक्ति जो आकलन करता है, उससे कई गुना अधिक रिलायबल आकलन उसके द्वारा कर दिया जाता है उस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समाधान के आधार पर। तो इस प्रकार से आने वाले समय में सिंपल कॉर्पोरेट मैनेजमेंट से लेके, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन से लेके, मैन्युफैक्चरिंग से लेके, हेल्थ एंड डायग्नोस्टिक से लेके, मोबिलिटी यानी कि ये यात्रा वगैरह, मतलब हर एक चीज में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग होना बहुत स्वाभाविक है और हमें इस बारे में ध्यान रखने की आवश्यकता है। क्योंकि हम स्वदेशी की बात कर रहे हैं, केवल एआई तक ही कन्फाइन नहीं करें, कि मैं कुछ चीजों को और भी इंगित करना चाहता हूं। हमें जैसे चूंकि मैं की इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की, आज हमारे देश में कोबाल्ट नहीं है, लिथियम नहीं है, लिथियम बैटरी आधारित बैटरी पे हम क्यों कार पे क्यों जाए। हाइड्रोजन फ्यूल सेल बेस्ड भी तो व्हीकल्स बनते हैं, कार भी, बसें भी बनती है। टाटा मोटर्स ने हाइड्रोजन फ्यूल सेल बेस्ड बस डेवलप कर रखी है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन और इसरो के साथ मिलके। और इसमें लिथियम बैटरी वाली कारों का तो चार्जिंग टाइम बहुत लगता है बैटरी का, तो हाइड्रोजन तो गाड़ी में मतलब आपको विदिन, मतलब जैसे पेट्रोल भराते हैं 4 मिनट में भर जाएगी, नंबर 1। नंबर 2, उसमें कोई पोल्यूशन नहीं है। इसमें तो लिथियम बैटरी का जब जीवन पूरा हो जाएगा, उस लिथियम का क्या करेंगे, वो पोल्यूशन में नाश होगा। हाइड्रोजन फ्यूल सेल बेस्ड कारें हैं,
उनमें तो केवल हाइड्रोजन ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन होता है, पानी उसका बाई प्रोडक्ट होता है, रिलेटिवली पॉल्यूशन भी है मेरी बुद्धि के हिसाब से। तो हमें चॉइस ऑफ टेक्नोलॉजी, चाहे आने वाले 4th इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के दौर में हमको किस तरह की टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करनी चाहिए, अलग अलग फील्ड में, सभी क्षेत्रों में। चाहे लिथियम बैटरी नहीं तो क्या हम सोडियम आयन बैटरी की तरफ नहीं जाना चाहिए क्या? तो कहने का मतलब यह है कि एक तो हमें जो देश में टेक्नोलॉजी चाहिए उस टेक्नोलॉजी को देश में डेवलप करना चाहिए। एक थोड़ा सा, चूंकि एक इंटीग्रल होलिस्टिक विजन डेवलप हो। आजकल दुनिया में टेक्नो नेशनलिज्म की बात भी बहुत चलती है, तकनीकी राष्ट्रवाद, यानी कि देश के जो सारी आर्थिक गतिविधियां हैं, एग्रीकल्चर से लेके इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग से लेके ट्रांसपोर्ट से लेके सभी तरह की, उसके लिए किस प्रकार की टेक्नोलॉजी चाहिए, वो होम ग्रोन टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, अपने देश में वाली होनी चाहिए। छोटा सा उदाहरण लीजिए, हम सब लोग डीवीडी काम लेते हैं, डीवीडी प्लेयर्स काम लेते हैं। चाइना को लगा एक डीवीडी प्लेयर के ऊपर $4.5 की रॉयल्टी देश के बाहर, तो क्यों नहीं हम कोई वैकल्पिक प्रोडक्ट बनाया। तो उन्होंने छोटा वेरिएशन करे कि ईवीडी बना ली, एनहांस वर्सेटाइल डिस्क, और ईवीडी प्लेयर बना लिया, और देश के कानून ऐसे बना दिया कि वहां ईवीडी प्लेयर डीवीडी प्लेयर जितना ही पॉपुलर हो गया। तो कहने का मतलब यह है कि आज जैसे हम सब लोग विंडोज पे काम करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम, चाइना ने अपना खुद का चाइनीज ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया, 2016 में उसको लागू किया। फिर उसने काइलिन ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया, काइलिन के बाद उसने नियो काइलिन बनाया, अभी शायद 6 महीने पहले उसने यूनाइटेड वो जो है ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया। और डेल जैसी कंपनियों को कह दिया कि आप 40% जो कंप्यूटर पीसी बेचोगे चाइना में, उसमें मतलब जो ये यूनाइटेड ऑपरेटिंग सिस्टम लगना चाहिए, विंडोज या एंड्रॉइड नहीं लगना चाहिए। अब जैसा मैंने पहले कहा, उन्होंने सर्च इंजन अपना गूगल बाया, उन्होंने ज्योग्राफिकल पोजीशन सिस्टम की बजाय BEIDU बनाया। अब आज इसलिए मेरा यह मानना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में भी, मान लो गूगल या चाइनीज कंपनियां लंग्स के एक्सरे से लेके हार्ट डिजीज के प्रेडिक्शन के लिए जो सॉफ्टवेयर डेवलप कर रही हैं, तो हम उसी पे कन्फाइन नहीं कर लें। हमें अपनी कंपनियों को, अपने डेवलपर्स को अपने समाधान प्रस्तुत करने चाहिए। जैसे ये आजकल टेक्नो नेशनलिज्म की बात हमें अपने ध्यान में रखनी चाहिए कि देश की आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किस प्रकार की टेक्नोलॉजी चाहिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फील्ड में किस प्रकार के सॉफ्टवेयर चाहिए, वो सारे हम देश में डेवलप करें। बल्कि मैं एक टेक्नो नेशनलिज्म का बहुत अच्छा उदाहरण देने की सोच रहा हूँ, लेकिन उसमें मेरा 3-4 मिनट जाया होगा। अगर सब लोगों को लगता हो तो आप बताइए, तो मैं थोड़ा सा उस बात को यहाँ जोड़ना चाहता हूँ टेलीकॉम में। अवश्य अवश्य बताइए। हाँ, तो जैसे फर्स्ट जनरेशन ऑफ टेलीकॉम टेक्नोलॉजी में भारत दुनिया में बहुत आगे था। हमने C.DOT ने, सेंटर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स ने 80,000 के फिक्स टेलीफोन सिस्टम के एक्सचेंज डेवलप कर ली। वो जर्मन कंपनी सीमेंस से भी काफी अच्छे थे। मोटोरोला उस समय चीनी कंपनी नहीं थी, उस समय अमेरिकन कंपनी थी, आज चीनी कंपनी उससे भी अच्छा था। दुर्भाग्य से हमने अपने स्वदेशी एक्सचेंज कम खरीदे, विदेशी ज्यादा खरीदे। फिर भी C.DOT ने एक 2G मोबाइल टेलीफोनिक का बहुत अच्छा टेक्नोलॉजी डेवलप की। जो लोग इलेक्ट्रॉनिक वो नोट कर लें, कोरडेक्ट, COR स्मॉल है लेटर्स और DECT कैपिटल है, कोरडेक्ट एक टेक्नोलॉजी डेवलप की। कुछ 4-5 कंपनियों ने और IIT चेन्नई ने और मिलके उसके लिए सॉफ्टवेयर डेवलप किया। BSNL ने दिल्ली में कुछ टावर्स लगा के उसके ट्रायल लगाई और वो सक्सेसफुल रही। अचानक हमने GSM टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर ली मोबाइल टेलीफोन्स के लिए, और यूरोपियन टेक्नोलॉजी। हमने जब टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया तो विद इन 15 डेज दुनिया के 12-13 देशों ने यह सोचकर कि भारत में इतनी बड़ी जनसंख्या का सब्सक्राइबर बेस है, ये टेक्नोलॉजी सबसे पहले सस्ती होगी, क्योंकि ज्यादा सब्सक्राइबर मिलेंगे तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल ऑपरेट करती हैं, तो उन्होंने भी इसको अडॉप्ट कर लिया। हमने जो होम ग्रोन टेक्नोलॉजी थी कोरडेक्ट, उसको छोड़ दिया दुर्भाग्य से। चाइना का उस समय जन्म भी नहीं हुआ था टेलीकॉम टेक्नोलॉजी के फील्ड में, फर्स्ट जनरेशन और 2G के टाइम में।
उसने थर्ड जनरेशन टेलीकॉम टेक्नोलॉजी में दुनिया में पहले डेवलप करने की खूब कोशिश की, पैसा पानी की बहाया, लेकिन वो अच्छी टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं कर पाया चीन। बहुत घटिया सी टेक्नोलॉजी TD-SCDMA नाम की टेक्नोलॉजी उसने डेवलप की, बहुत ही घटिया टॉर्चुअस एकदम। उसके कारण चाइना में 3G का ज्यादा विस्तार नहीं हुआ, लेकिन उसने टेक्नो नेशनलिस्टिक पॉलिसी अडॉप्ट करते हुए कहा कि मैं केवल TD-SCDMA के लिए ही स्पेक्ट्रम रिलीज करूंगा, किसी भी यूरोपियन अमेरिकन टेक्नोलॉजी को अपने यहाँ बिल्कुल फटकने भी नहीं दूंगा। उसके कारण 3G का विस्तार चाइना में बहुत कम हुआ, लेकिन उस पैसे को उसने फोर्थ जनरेशन टेलीकॉम टेक्नोलॉजी डेवलप करने में लगाया, और दुनिया में सबसे पहले यूरोप अमेरिका को पीछे छोड़ के और दुनिया के सारे देशों से, जापान अमेरिका यूरोप से बेहतर टेक्नोलॉजी उसने TD-LTE डेवलप की। आज दुनिया के 55% टेलीकॉम नेटवर्क्स जो है पूरी दुनिया के TD-LTE उस चाइनीज टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं, और 4G के उस TD-LTE के आए पैसे से उन्होंने फिफ्थ जनरेशन टेलीकॉम टेक्नोलॉजी भी दुनिया में यूरोप अमेरिका जापान सबसे पहले डेवलप कर ली। इसलिए समालोचकों ने, दुनिया के समालोचकों ने कहा कि चाइना while pursuing the policy of techno nationalism has attained the goal of globalism, उसने वैश्विक तकनीकी नेतृत्व का लक्ष्य अर्जित कर लिया तकनीकी राष्ट्रवाद की नीतियों का अनुसरण करके। और हमने वो 2G की बहुत बढ़िया टेक्नोलॉजी डेवलप की, उसको छोड़ दिया, इसलिए हम 2G 3G 4G 5G सब में फॉरेन डिपेंडेंट हो गए, और देश से हम हुआई जैसी और चाइनीज कंपनियों पर डिपेंडेंट हो गए। तो इसलिए हमारा ये निवेदन ये है कि आने वाला समय जो फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में, चाहे वो अल्टरनेटिव एनर्जी बेस्ड कारों का हो, चाहे वो बुलेट ट्रेन का हो, चाहे वो दूसरी मोबिलिटी का हो, चाहे वो अल्टरनेटिव एनर्जी का हो, और चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हो, मशीन लर्निंग का हो, 3D प्रिंटिंग का हो, ब्लॉकचेन का हो, इन सब क्षेत्रों में अगर हम अपनी होम ग्रोन टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं करेंगे, होम सॉल्यूशंस डेवलप नहीं करेंगे, और हमारी अपनी अप्रोच नहीं होगी, तो ये मान के चलिए कि आने वाले समय में हम बहुत ज्यादा दूसरे देशों पर परावलंबित हो जाएंगे। इसलिए आज के समय में हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समेत फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की जितनी डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, उन सब क्षेत्र में अपना एक वो करना होगा। अब से आज समस्या क्या है, मैं भी एक विश्वविद्यालय में हूँ, मुझे लगता है कि आज हिंदुस्तान के ज्यादातर यूनिवर्सिटीज में जो कंप्यूटर हैं, PC हैं, जिन पे हम पढ़ाते हैं बच्चों को, वो 4GB रैम से ऊपर के नहीं है। अब अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अच्छा प्रोडक्ट डेवलपमेंट करना, अच्छी रिसर्च करवानी है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की लैंग्वेजेस को अच्छे से पढ़ाना है, 16GB रैम से कम का कंप्यूटर पे काम नहीं चलता। हमारी NITs में भी कई जगह मतलब वो 4GB रैम के ही मिलेंगे, तो नहीं, जब तक हम अपने यूनिवर्सिटीज में 16GB रैम या उससे आगे के कैपेसिटी वाले कंप्यूटर्स जब तक नहीं होंगे, तब तक हम उसमें अच्छा प्रोडक्ट डेवलपमेंट की तरफ नहीं जाएंगे। इसलिए हमारा आज की तारीख में एक होलिस्टिक या इंटीग्रल विजन होना चाहिए कि हमारी एजुकेशन से लेके और हमारी रिसर्च से लेके हमारे देश की कंपनियों के द्वारा वैसा प्रोडक्ट डेवलपमेंट, उसके लिए कोई अगर हम इंडस्ट्री कंसोर्शियम उद्योग सहायता संघ बनाना हो तो वह भी हम बनाने की सोचनी चाहिए। और मुझे लगता है कि आप लोग मुंबई में बैठे हैं, तो कोई इसके ऊपर कोई एक वर्किंग ग्रुप बनना चाहिए, और वो वर्किंग ग्रुप आने वाले समय में 5 साल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में दुनिया में क्या परिवर्तन आने वाले हैं, अलग अलग देशों में कितना काम हो रहा है। आज अमेरिका में 7 कंपनियां मिलकर $54 बिलियन खर्च कर की, चाइना में कोई $27 बिलियन का इन्वेस्टमेंट वो लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे कर रहे हैं, तो हमारा उसकी तुलना में बहुत कम इन्वेस्टमेंट है। तो हमें ये देखना होगा कि भाई आने वाले समय में, एक तो अभी भी हमारे यहाँ लोगों की जानकारी बहुत सीमित है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हो रहा है। दूसरी चीज ये है कि अगर ऐसा वर्किंग ग्रुप हमारा बनेगा AI पर, तो भाई दुनिया के विभिन्न देशों में क्या क्या काम हो रहा है, हम उसमें से क्या क्या काम कर सकते हैं, क्या हम अपने देश की कुछ कंपनियों को इस बारे में आग्रह कर सकते हैं, क्या कुछ स्टार्टअप्स को आग्रह कर सकते हैं कि वो मिलजुल कर कोई इस प्रकार के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित किसी भी फील्ड में डेवलप करें, ताकि हम आने वाले समय में एकदम किसी एक पिछड़े गांव वाली स्थिति न बन जाए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उसके आधार पे इंटरकनेक्टेड और इंटेलिजेंट मैन्युफैक्चरिंग और फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के जो दूसरे परिवर्तन
विश्व में आ रहे हैं और उनमें किस तरह की हमारी चॉइस ऑफ टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, इस सब के ऊपर मुझे लगता है एक बहुत विहंगम चिंतन होना चाहिए और एक ऐसा वर्किंग ग्रुप होना चाहिए जो कि हर 15 दिन में मिले, देखे, बात करे क्या परिवर्तन आ रहे हैं हेल्थ। आज आपने देखा कोरोना के बाद अपोलो वगैरह कई हॉस्पिटल्स में उन्होंने ऐसे रोबोट्स लगा दिए जिसमें थर्मल स्कैनिंग का भी है और वो कह रहा है अच्छा आपको क्या कौन से वार्ड में जाना है, इधर से जाइए, वो देख रहा है, उसका थर्मल स्कैनिंग भी कर रहा है, उसका टेम्परेचर ज्यादा आ रहा है तो वो उधर उसको डाइवर्ट कर रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि ये आज रोबोटिक्स से लेके और इस तरह के साधन आ रहे हैं। आज सीवेज क्लियरेंस नगर पालिकाओं में देखते हैं कि नालियों को साफ करने में कई लोग अंदर गटर में आदमी उतरता है और वो बेहोश हो जाता है, मर जाता है। तो सीवेज क्लियरेंस के भी रोबोट्स आ रहे हैं आज। आज हर प्रकार के रोबोट्स आ रहे हैं। आज हमारे देश में हम ड्रोन्स पे काम नहीं कर रहे हैं, चाइनीज ड्रोन्स हैं। चाइना ने अगर अपने ड्रोन में कोई ऐसा चिप लगा दिया, उसने 1000 ड्रोन्स को अगर जो है मुंबई एयरपोर्ट की तरफ डाइवर्ट कर दिया, तो मतलब ये है कि आज के समय में सभी जो फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की टेक्नोलॉजीज हैं उन सभी के फील्ड में अपना होम ग्रोन कैपेबिलिटीज डेवलप करनी चाहिए। टेक्नो नेशनलिस्टिक एक हमारा एटीट्यूड होना चाहिए और इस पूरे को वर्ल्ड में क्या परिवर्तन आ रहे हैं। और एक बात में अंत में ये भी कहना चाहता हूँ, डेल नाम की टेक्नोलॉजी कंपनी है, उसकी एक रिपोर्ट आई है अभी, उसने कहा है कि 2030 तक दुनिया में किस तरह की नौकरियां होंगी उनमें से 85% का अभी अनुमान लगाना ही कठिन है। यानी कि आज जिस प्रकार की हैं वो सारी रिडंडेंट हो जाएंगी। आज जैसे आईटी में भी कंपनियों ने 40% लोगों की रीट्रेनिंग रीस्किलिंग करके और वो अपना एआई प्रोडक्ट्स बनाने में उनको काम में लगा रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जैसा मैंने कहा कि इंजन मैकेनिक बेकार होगा तो क्योंकि बैटरी ड्रिवन कारें जाएगी, और इसी तरह से जो अभी मैं इसको लंबा न करके केवल संकेत में कहना चाहता हूँ, फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की जितनी डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज हैं उन सभी के फील्ड में हमको अपनी तैयारी रखनी चाहिए, नंबर एक। और आने वाले समय के लिए हम कैसे अपनी जनशक्ति का उपयोग करेंगे। और एक बात और कह दूं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जितने लोग बेकार होंगे उससे ज्यादा लोगों के लिए रोजगार पैदा किया जा सकता है अगर पूरी दुनिया के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का समाधान हम प्रस्तुत करेंगे। अगर हम गूगल की तरह रेटाइना के पिक्चर के आधार पे हार्ट डिजीज को प्रिडिक्ट करने वाले और इस तरह का सॉफ्टवेयर बना के और दुनिया भर में एक्सपोर्ट करेंगे तो अरबों खरबों डॉलर हमारे ऊपर बरसेगा। और अगर हमने नहीं डेवलप किया तो हमारे यहाँ से पैसा बाहर जाएगा। और तो वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का समाधान, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स, मशीन लर्निंग, 3D प्रिंटिंग, ब्लॉकचेन, इन सब में समाधान पूरी दुनिया को देने में अगर हमारे लोग लगेंगे, बड़ी संख्या में लोग उसमें काम पे लगेंगे और उसके साथ ही हम मैन्युफैक्चरिंग में भी आगे आएंगे। इसलिए अब अधिक लंबा न करते हुए मैं केवल अंतिम रूप से यह एक निष्कर्ष के रूप में आप सबके सामने करना चाहता हूं कि हम अब आज के बाद यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण किस तरह के डिस्रप्शंस आने वाले हैं उनको बहुत गंभीरता से अध्ययन करें, अपनी डायरी में नोट करें और इसके साथ ही मानवता के लिए क्या समाधान आने वाले। जैसे आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने पूरा ह्यूमन, मेरे बाल जल्दी क्यों उड़ गए, महेश भाई के बाल जल्दी क्यों उड़ गए, मेरी आवाज ठीक है, मेरे 60,000 जीन्स हैं अंदर, वंशाणु हैं, वो सब तय करते हैं। ये जो मेरा पूरा जेनेटिक मटेरियल है इसको डिकंस्ट्रक्ट करने का काम भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो सकता है। तो अगर मेरे इस पूरे जीनोमिक जेनेटिक मेकअप, मेरी पूरी अनुवांशिकी, मुझे कब क्या बीमारी हो सकती है, मुझे कब क्या हो सकता है, ये सारा का सारा इससे प्रिडिक्ट हो सकता है। जीन एडिटिंग हो सकती है, नई नई मेडिसिन के मॉलिक्यूल्स इन्वेंट हो सकते हैं। तो मेडिसिन के मॉलिक्यूल डेवलपमेंट से लेके, तो कहने का मतलब है पूरी दुनिया के लिए आने वाले समय में बड़े चमत्कारिक समाधान भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में है और ह्यूमन मैन पावर रिप्लेसमेंट के भी हैं। तो भारत को अपना मैन पावर रिप्लेसमेंट न हो और हम ऐसे सारे चमत्कारिक समाधानों में ज्यादा से ज्यादा समाधान हम प्रस्तुत करें, तो मुझे लगता है हम अपने छात्रों में भी प्रोएक्टिव विजन डेवलप करें। तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट की बात सोचें, हमें अपना प्रोडक्ट डेवलपमेंट करना चाहिए, ब्रांड डेवलपमेंट करना चाहिए। बिना प्रोडक्ट डेवलपमेंट के नहीं होगा। जैसे इन्फोसिस ने फिनेकल नाम का बैंकिंग सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट, आज पूरे देश के बैंक उसको काम ले रहे।
लेकिन हमारी कंपनियों ने बहुत कम सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट डेवलप किए, हम दूसरों के लिए ही काम कर रहे हैं। आज ERP सॉफ्टवेयर में आप देखिए, चाहे ओरेकल हो, SAP AG हो, IBM हो, उसमें 70% काम हम भारतीय करते हैं, लेकिन वर्ल्ड के ERP सॉफ्टवेयर के प्रोडक्ट मार्केट में हमारा मार्केट शेयर 1% भी नहीं है। AI में प्रोडक्ट डेवलपमेंट की तरफ हम जाएं तो मुझे लगता है कि हमारे ऊपर पैसा बरसेगा, और बाकी इसकी AI के जो नेगेटिव डिस्ट्रप्टिव इम्पैक्ट है उनके ऊपर भी हम निगाह रखें। इतना कहकर मैं अपनी बात को यहीं पूरा करता हूं। आप सबका बहुत बहुत आभार। सुषमा जी। धन्यवाद जी भगवती प्रकाश जी, धन्यवाद। बहुत ही अच्छा हुआ, और जी, सबको समझा है, और क्या करना है, बहुत बड़ा चैलेंज सबके सामने है। अभी प्रश्न आ रहे हैं, तो वो प्रश्न हाँ, थोड़ा थोड़ा हम आपको हाँ, बताएंगे। मैं पढ़ता हूँ, मेरे पास कुछ प्रश्न आए हैं, तो मैं बिल्कुल। वो प्रश्न पढ़ता हूँ, तो आपको उसका समाधान करें। पहला प्रश्न ऐसा आया है कि फॉर अचीविंग दिस एजुकेशन सिस्टम विल हैव टू बी ओवरऑल्ड एंड मोर कंसंट्रेशन शुड बी मेड ऑन STEM branches. What can be done about it and what are your views? एक तो हमारे देश में एजुकेशन के फील्ड में ऑटोनॉमी होनी चाहिए, और हर एक विश्वविद्यालय और हर एक कॉलेज को इतनी ऑटोनॉमी हो कि वो स्टेम ब्रांचेस में, मतलब यह है कि अपना अधिकतम अनुसंधान कर सके। क्या हो रहा है, पूरे देश के कैरिकुलम लगभग हम एक जैसे रख देते हैं। ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन ने एक जैसे कैरिकुलम है। अब जैसे मैं कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फील्ड में काम करने वाली कंपनियों से बात कर रहा था, उनका कहना था कि साहब हिंदुस्तान में क्या है कि जो कंप्यूटर साइंस में बीटेक किए हुए लोग हैं, उनकी मैथमेटिक्स बहुत कमजोर होती है, वो एल्गोरिदम डेवलप नहीं कर सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो समाधान देना है, तो मुझे लगता है कि अगर देश के विश्वविद्यालयों में अगर कैरिकुलम फ्रेमिंग में अधिक ऑटोनॉमी हो, अगर हम बहुत ज्यादा होमोजीनियस पे बल दें कई जगह कई स्टेट्स में, तो मुझे लगता है कि चाहे साइंस के सभी जगह में हमको एक तो अपना बिल्कुल क्वालिटी एंड इनोवेटिवनेस हमारे पढ़ाने में, रिसर्च में होनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, हमारा जो इंडस्ट्री और एकेडमिया के बीच में कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च, ये कल्चर बिल्कुल नहीं है। यानी कि इंडस्ट्री के लिए कोई भी यूनिवर्सिटीज या कॉलेजेस के डिपार्टमेंट कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च करे। मैंने जैसे उनसे कहा तो भाई ठीक है, हमारी यूनिवर्सिटीज में कई ऐसे लोग हैं जो MSc मैथमेटिक्स भी है और MCA भी है, वो एल्गोरिदम राइट ज्यादा अच्छे कर सकेंगे। तो फिर अब ऐसे में क्या होगी, अगर इंडस्ट्री और एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस के बीच में अगर ये कोऑर्डिनेशन ज्यादा बढ़िया होगा, कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च, जॉइंट रिसर्च, कोलैबोरेटिव रिसर्च, तो मुझे लगता है कि ये इस दिशा में भी हमको आगे बढ़ना चाहिए। और दूसरा, सरकारों को भी इस दिशा में एक फिस्कल स्टिमुलस स्टेट गवर्नमेंट्स को भी और सेंट्रल गवर्नमेंट्स को भी देना चाहिए। अमेरिका में एक मैजुकेटो की पुस्तक है, द एंटरप्रेन्योरियल स्टेट, उसका यह कहना है कि करीब 1000 ऐसे कंसोर्शियम है, उद्योग सहायता संघ, और उनका 80 से 90% खर्चा सरकार करती है, और जितनी नई टेक्नोलॉजी डेवलप करने में सरकार का सहयोग होता है। तो मुझे लगता है कि सरकार, इंडस्ट्री, एकेडेमिया और इसका तीनों का मिला के एक ऐसा होना चाहिए हर जगह, हर जिला, हर स्थान पे, जिससे कि हम सामंजस्य के साथ काम कर सकें। मान लो मुंबई में जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनमें और वहाँ के सॉफ्टवेयर डेवलपर्स और AI की फील्ड जो है, और वहाँ सरकार का जो IT डिपार्टमेंट है, इन सब के बीच में कोई नियमित इंटरेक्शन होना चाहिए। अशोक अग्रवाल जी हैं, जिन्होंने प्रश्न पूछा है, जिन्होंने कहा है, पहले तो कहा है कि एक्सीलेंट आई ओपनर लेक्चर, हाउ टू प्रोटेक्ट आवर स्मॉल मैन्युफैक्चरर्स इन करंट सिनेरियो, ऐसा प्रश्न उनका है। हमारे स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स के लिए मैंने जो अभी कहा कि जैसे उद्योग सहायता संघ, कंसोर्शियम, ये एक बहुत अच्छा समाधान हो सकता है। जैसे मैं छोटा सा उदाहरण, हमारे पास में फिरोजाबाद में कांच के कभी 520 कारखाने थे, आज 120 रह गए, क्योंकि चाइना से कांच का सामान आता है।
चाइना का कांच का सामान थोड़ा ज्यादा ड्यूरेबल इसलिए होता है तो वो 1300 डिग्री के फर्नेस में उसमें मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। यहाँ पर जो मैन्युफैक्चरिंग होती है वो 600-700 डिग्री के फर्नेस में होती है। अब छोटे छोटे जो 500 मैन्युफैक्चरर हैं, थोड़ा थोड़ा टर्नओवर है, वो हर एक उसमें से वैसा फर्नेस नहीं डेवलप कर सकते। लेकिन अगर उनका कोई उद्योग सहायता संघ हो, जिस कंसोर्शियम कहते हैं, उस इंडस्ट्री कंसोर्शियम में सब लोग हर साल थोड़ा कंट्रीब्यूट करें और जितना उनका कंट्रीब्यूशन है वो मतलब उसमें 4 गुना अगर सरकार दे, मतलब अमेरिका, यूरोप, जापान, कोरिया, ताइवान सभी में यही होता है, कंसोर्शियम में 80 to 90% R&D के फंड सरकारें देती है और जो प्री कॉम्पिटिटिव टेक्नोलॉजी होती है जो सबके लिए काम आएगी उस फंड में, तो वो मुझे लगता है कि हमारे छोटे जो उद्योग हैं उनके लिए इस प्रकार की कंसोर्शियम अप्रोच, अपने देश में MSME के करीब 400 इंडस्ट्री क्लस्टर्स हैं अलग अलग जगह, कहीं टेक्सटाइल का है, कहीं के फाउंड्री का है, कहीं किसी का है, और 7000 छोटे छोटे क्लस्टर्स हैं। मुझे लगता है कि उन क्लस्टर्स को कंसोर्शियम में बदलने की जरूरत है, उद्योग सहायता संघ में, और जिससे कि कॉमन फंड से रिसर्च हो। अमेरिका में इसके लिए 1984 में उन्होंने कोऑपरेटिव रिसर्च एक्ट बनाया था। कभी किसी भी इंडस्ट्री में सब लोग मिलके जो यूनिट्स हैं वो अगर मिलजुल कर रिसर्च करें तो उसके रिजल्ट्स को कैसे बांटेंगे, क्या होगा, तो हमें भी इस प्रकार का एक कोऑपरेटिव रिसर्च का माहौल बनाना। एक शंका व्यक्त की है, एक थोड़ा सा डर भी व्यक्त किया है। एक मनोज गाला नाम के अपने पुणे से जो व्यापारी हैं वो ज्वाइन हुए हैं हमें, और वो कह रहे हैं कि हमारे होशियार लोगों की यहाँ कदर नहीं होती तो वे विदेश भाग जाते हैं, तो इसके लिए क्या किया जा सकता है? ऐसा 2 बातें हैं। एक तो चाहे जो विदेश भागे हुए लोग हैं, आज देश की इकोनॉमी ब्लो ऑफ होने से केवल उन्हीं के कारण बची हुई है। देश व्यापार में जो $160 बिलियन का घाटा है उसमें से करीब 80 बिलियन 70 बिलियन डॉलर की पूर्ति है विदेश में गए हुए लोग हर साल प्राइवेट ट्रांसफर के रूप में पैसा भेजते हैं, उनके कारण। मूल बात यह है कि वो भागने वाले नहीं, यहाँ जो रहते हैं वो भी, और वो भी नहीं भागेंगे। हमारे यहाँ इस प्रकार की इंडस्ट्रियल एंटरप्राइजेज, इस प्रकार के रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस, इस प्रकार के जो उनको कहीं फ्रूट एंगेज कर सके, या वो जो भाग गए छोड़ो, वहां भी क्या हो रहा है कि वो बहुत लो पेड जॉब करते हैं। वहाँ H1B1 वीजा लेने के लिए कंपनी को लिख के देना पड़ता है कि साहब इतने कम वेतन में कोई भी अमेरिकन इंजीनियर नहीं मिल रहा है, इसलिए हमको ये लेना पड़ रहा है। और बल्कि क्या हो रहा है कि अगर हम देखें तो अगर वो जो कोडिंग है उनमें उनकी स्किल्स भी बढ़िया, तो हमें एक चीज है, एक तो हमारी एजुकेशन का लेवल इंप्रूव करना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, यह जो टैलेंट नहीं जाएगा, अगर हम उनको यहाँ पर मान लो इंटरनेट ऑफ थिंग्स पे कोई अच्छा काम करने वाली अच्छी कंपनी यहाँ है IoT पे, तो वो यहाँ उस इंजीनियर को हायर कर लेगी। अब हमारी कोई कंपनी हायर करने ही नहीं जाती। मूल बात क्या हो गया, हम एक असेंबली लाइन के कंट्री में बदल गए। हमारे देश में मैन्युफैक्चरिंग आर्थिक सुधारों के बाद 91 के बाद खत्म हो गई। आज हम वर्लपूल का अमेरिकन कंपनी है, उसका रेफ्रिजरेटर भी असेंबल करते हैं, सारे ओरिजिनल इक्विपमेंट्स बाहर से आते हैं। अब हम ATM भी असेंबल करते हैं, पासबुक प्रिंटर भी असेंबल करते हैं, इरिक्सन, हुआवे किसी विदेशी कंपनी से सारे साथ सामान लाके। तो हमारी ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग बिल्कुल जीरो हो गई। क्या हुआ है कि पिछले दिनों में जो हमारी सारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को मल्टीनेशनल से टेक ओवर किया, जैसे रेफ्रिजरेटर्स में ही ले लीजिए, केल्विन नेटर ऑफ इंडिया लिमिटेड बहुत बढ़िया, 50% से ज्यादा वो उसके फ्रिज बिकते थे, ऑलविन थी बिरलास की। अब क्या हुआ, वर्लपूल आई, उसने केल्विनेटर को खरीद लिया, उसने यहाँ मिनी कंप्रेसर यही बनता था वो अमेरिका से लाना शुरू कर दिया, फिर उसके बाद में दूसरे कंप्रेसर की यूनिट को खरीद लिया। टेक्मा एक पोर्टुगीज कंपनी ने पूरे हिंदुस्तान में, मतलब आज के मिनी कंप्रेसर बाहर से ही आते हैं, और यहाँ टेक्मा जो मिनी कंप्रेसर असेंबल करती है वो भी उस पास बाहर से लेती है। तो हमारे देश में रेफ्रिजरेटर से लेकर कारों तक हम केवल असेंबल करते हैं। आज जैसे मेट्रो रेल इंजीनियरिंग, तो मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन तो देश में 30 है, सरकार उसका कॉर्पोरेशन भी बना देती है, 200-250 लोगों को नौकरी पे भी रख लेती है। बाकी फिर बोम्बार्डियर, एल्स्टॉम, थेलस जैसी विदेशी कंपनियों के लिए अपना रोलिंग स्टॉक भी बाहर से लाएं और यहाँ ट्रेन चलाएं। तो आवश्यकता है इस बात की हम अपने देश में अगर ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दें तो निश्चित रूप से ये सारे लोग जो विदेशों में जाते हैं वो यहीं पर रह के काम करेंगे। अपने बीच डॉक्टर राजन वालावलकर जी भी हैं, जिन्होंने कहा है कि इंक्रीजिंग कनेक्टिविटी, रोड, एयर and waterways and better high speed telecommunication network is necessary. What are your views?
ये तो आज की पहली आवश्यकता है। और अब तो जो इंटरकनेक्टेडनेस, जो इंटरनेट के थ्रू, आईओटी के थ्रू, इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स के थ्रू, इन सब के थ्रू आ रही है। जो इंटरनेट, मैंने कहा ना, अगर 70% कारें इंटरकनेक्टेड कारें होंगी, जो तो कहने का मतलब ये है कि अब मतलब हमको जो इंजीनियरिंग और पूरा इंटेलिजेंट और इंटेलिजेंट मैनेजमेंट जो होगा, तो ये इंटरकनेक्ट हमको इंफ्रास्ट्रक्चर का भी चाहिए, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का, और हम इसके साथ ही साथ आज के समय में हमारा टेक्नोलॉजिकली भी इंटरकनेक्टेडनेस बहुत जरूरी है, और उसके ऊपर हमारा इन्वेस्टमेंट हमें बढ़ाना होगा। वो ये रहा है कि हमारे यहाँ पर हमारी मैन्युफैक्चरिंग कम है, तो सरकार की रेवेन्यू बहुत कम है। रेवेन्यू कम है तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से लेके R&D के ऊपर हमारा खर्च बहुत कम। आज उदाहरण के लिए, इंडिया इज दी 4th लार्जेस्ट स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंट्री इन दी वर्ल्ड, और कुछ सालों में तो 3rd भी रहा है। लेकिन वर्ल्ड शिप बिल्डिंग में हमारा कंट्रीब्यूशन आधा % भी नहीं है। 7000 किलोमीटर कोस्ट है, इतना हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, शिप बिल्डिंग में हम कहीं नहीं है। कोरिया की पॉपुलेशन हमारी 5% है, कोरिया जिसका एरिया हमारा 5% है, वो वर्ल्ड का मोर देन 24% शिप बिल्डिंग में है। तो कहने का मतलब यह है कि इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग, इन सारी चीजों का एक कन्वर्जेंस होता है। बहुत अच्छे। अभी तुषार जी हैं, जिनका प्रश्न ऐसा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोई भी फायदा, जो AI के लीडर माने जाते हैं ऐसे अमेरिका में, कोरोना के इलाज के लिए क्यों नहीं दिखाई दिया? ऐसा है कि देश, दुनिया में केवल 4 देश ऐसे हैं जिन्होंने कोरोना के वायरस को आइसोलेट किया है, उसमें भारत समेत अमेरिका। मतलब अब उसमें समय लगेगा, ड्रग मॉलिक्यूल भी डेवलप होने में समय लगेगा, उसका बिहेवियर को भी स्टडी करने में। और ये भी हो सकता है हम नहीं डेवलप कर पाए, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो कर सकती है वही कर सकती है, जो नहीं कर सकती, हम मछली को पेड़ पे चढ़ने के लिए नहीं कह सकते। तो निश्चित रूप से AI की जो पोटेंशियल्स हैं वो हम यूज कर रहे हैं, और AI में जो डेटा एनालिसिस है, अब उस वायरस से रिलेटेड डेटा को एनालाइज करके और उसके आधार पर कोई समाधान निकालने के लिए कुछ उपयोग हो रहे हैं। जैसे जितने मॉडल्स बने हैं, तो भाई ये कोरोना वायरस कितने दिन तक बढ़ेगा, फिर कैसे डिक्लाइन करेगा, उसके बड़े स्टैटिस्टिकल मॉडल्स बने हैं। तो ज्यादातर दूसरे देशों ने बनाए, हम भी जो मॉडल काम ले रहे हैं वो दूसरे देशों के काम ले रहे हैं। हो सकता है वो मॉडल्स बहुत रिलायबल नहीं हो, लेकिन फिर भी कुछ उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। तो आवश्यकता है, अब आज मौसम के बारे में भी है, एक लिमिटेड प्रेडिक्शन हम कर सकते हैं, लेकिन तो धीरे धीरे मेरे ख्याल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी 2 साल 4 साल लगेंगे इन सारी चीजों के पोटेंशियल डेवलप करने में। कई बार ये होता है, आप देखिए दुनिया में, नेचर में ये होता है, द रेशियो बिटवीन फाइनाइट एंड इनफाइनाइट इज द सेम। 200 साल पहले जब बहुत कम विज्ञान की जानकारी रखते थे, तो भी ज्ञात और अज्ञात का अनुपात वही रहता था, और आज भी ज्ञात और अज्ञात का अनुपात वही है। जितना हम नई बातें जान लेते हैं, उतनी मिस्ट्रीज भी बढ़ती जाती। इससे पहले कि हम आखिरी प्रश्न लें, एक श्रीकांत पटवर्धन जी हमारे बीच में है, जिन्होंने हाथ खड़ा किया है, और मैं उनको अनम्यूट कर रहा हूं, तो वे सीधे ही आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। तो श्रीकांत जी, ओवर टू यू। भगवती जी नमस्कार। नमस्कार। पूरा भाषण सुना, बहुत ही अच्छा है और आई ओपनर है, लेकिन मुझे एक बात कहनी है, आप सहमत है तो बताइए कि आज पूरे विश्व में, जैसे आपने आपके भाषण के शुरुआत में कहा कि कृषि ये हमारी, जिसको हम कह सकते हैं कि USP है, और भारत एक ऐसा देश है कि जहाँ, जिसको हम पंच महाभूत कहते हैं, उसमें सबसे ज्यादा रिसोर्सेस हमारे पास है। तो मुझे लगता है कि आज तो, अब तो हमारे पास समय कम है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दौड़ सभी क्षेत्रों में चल रही है। तो कृषि हमारी एक्चुअली USP यदि है, तो मुझे लगता है कि क्यों ना हम केवल कृषि पर ही ध्यान दें और उसमें ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मैक्सिमम कैसे यूज कर सकते हैं, उसको ही हम फोकस करके कुछ काम करें। ऐसे मुझे लगता है। आपका विचार कृपया रखें। ऐसा है कि भारत के पास दुनिया की सबसे ज्यादा खेती योग्य जमीन है, चाहे हमारा एरिया बहुत कम है, लेकिन 16 करोड़ हेक्टेयर कृषि योग्य जमीन किसी के पास नहीं है। आज हमारी 7 करोड़ हेक्टेयर इरिगेटेड है,
और हमारा जो 20 करोड़ हेक्टेयर मीटर पानी बहकर चला जाता है समुद्र में, उसका ठीक उपयोग करें तो हम बड़े आराम से 14 से 15 करोड़ हेक्टेयर जमीन को इरिगेट कर सकते हैं। और वर्ल्ड की 500 करोड़ पॉपुलेशन, 2/3 पॉपुलेशन की फूड नीड्स को फुलफिल करके भारत वर्ल्ड का फूड पावर बन सकता है। हमारे यहाँ मत्स्य पुराण में भारत शब्द की वही दी है जो विश्व का भरण पोषण करने में सक्षम है, इसलिए ये भारत। और अब इसके लिए आज हमारे देश में 2 करोड़ टन अनाज सरप्लस होता है, किसानों को फेंकना पड़ता है, कहीं आलू फेंकना पड़ता है, कहीं टमाटर फेंकना पड़ता है, मतलब सारी कृषि फसलें सरप्लस होती है। तो आवश्यकता इस बात की है कि हमको किसान को फूड सिस्टम का पार्ट बनाना होगा। किसान फसल बेच के पैसा नहीं कमा सकता। अब अगर हमने फूड सिस्टम का पार्ट बनाया, उससे आटा, मैदा, सूजी, ब्रेड या टमाटो से टमाटो सॉस, टमाटो पाउडर, वो सारे बनाने के लिए किसान को आज जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन या विलेज लेवल एंटरप्राइजेस के माध्यम से एक्सपोर्टेबल, अगर हम वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स गांवों में इंटीग्रेटेड विलेज क्लस्टर डेवलपमेंट में अगर कर सकते हैं, तो आने वाले समय में एक तरह से हम अपनी किसानी की आय को 4 गुना कर सकते हैं। हमारी अनइरिगेटेड लैंड में 700 किलो अनाज पैदा होता है, इरिगेटेड लैंड में 3 टन पैदा होता है। और अगर ये हमने अगर चमत्कार कर लिया, किसान की आय बढ़ गई, तो वो फिर मिक्स भी खरीदेगा, पंखा भी खरीदेगा, फ्रिज भी खरीदेगा, और धीरे धीरे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी होगा। और हम बड़े आराम से बड़े इनकम $5 ट्रिलियन नहीं, $15 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएंगे, अगर हमने खेती में ही ईमानदारी से एआई को लगाया। आज हमारी यूनिवर्सिटीज में जो यील्ड है, उसका 1/3 यील्ड किसान के खेतों में है। आज हमारा जो यील्ड है, हमारा करीब 1.5-2 गुना यील्ड यूके का है, और यूके का 2 गुना यील्ड हॉलैंड का है, क्योंकि हॉलैंड केवल गोबर की खाद काम लेता है, वहाँ डेयरीज, पिगरीज बहुत ज्यादा है। तो वही है ऑर्गेनिक फार्मिंग, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स। मुझे लगता है कि सबसे अगर हम कृषि के ऊपर ध्यान देंगे, तो भारत बहुत जल्दी न केवल विश्व की खाद्य शक्ति, पर उसके माध्यम से किसान की आय से जो इंडस्ट्रियल गुड्स की डिमांड पैदा होगी, उससे हम मतलब वर्ल्ड की एक मिडिल पावर बन सकते हैं। वैसे समय का बंधन है और इसलिए प्रश्नों की भी मर्यादा है, और इसलिए अंतिम प्रश्न जो मेरे ख्याल से ऐसा होता है कि पूरी रामायण हो गई, पर राम यानी सीता कौन थी, सीता का हरण हुआ तो हरण की सीता क्यों नहीं हुई, ऐसा कई बार मजाक में कहा जाता है, परंतु ये प्रश्न बड़ा सेंसिबल है। और इसलिए एक अंतिम प्रश्न राजन जोशी जी ने जो पूछा है, वो मैं यहाँ पर प्रस्तुत कर रहा हूँ। उन्होंने पूछा है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता कभी मनुष्य की बुद्धिमत्ता से भी आगे जाकर मनुष्य को भी अपना गुलाम बना सकती है, ऐसी कोई थ्योरी है? इसमें कितनी सत्यता है? देखिए, ऐसा बड़े पैमाने पे नहीं हो सकता। छोटे पैमाने पे हमने देखा कि भाई रोबोट बनाया और उस रोबोट ने उसको बनाने वाले का ही सिर मतलब वो मुचोड़ लिया, तो वो एक अलग बात हो गई। लेकिन एकदम पूरे वर्ल्ड को कृत्रिम बुद्धिमत्ता टेक ओवर कर लेगी, इसकी संभावना बहुत कम लगती है। क्योंकि कहीं ना कहीं उस पूरे प्रोग्रामिंग जो की है, वो प्रोग्रामिंग करने वाला उसके पीछे ह्यूमन ब्रेन है, इसलिए कहीं ना कहीं वो उसको रेगुलेट करेगा। उसके जो ऑपरेटिंग लिवर्स हैं वो हमारे हाथ में, हमारे ऑपरेटिंग लिवर्स उस कृत्रिम बुद्धिमत्ता के हाथ में नहीं। अभी तक तो इस प्रकार का नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि उसके ऑपरेटिंग लिवर्स तो हम लोग ऑपरेट करने में हमेशा सक्षम रहेंगे। अब भी कहीं तो आज ये कोरोना वायरस भी आ गया, तो उसी तरह से कोई हो सकता है कि कुछ प्रकार का परिवर्तन अगर दुनिया में आ जाए, हम कह नहीं सकते। ठीक है, बहुत ही अच्छे प्रश्न भी आए। अंत में एक बात कहता हूँ, हाँ जी, इस ब्रह्मांड की चेतना जो है, जिसको हम कॉस्मिक कॉन्शियसनेस कहते हैं, वह इतनी सक्षम और इतनी ताकतवर है, जिसको हम परमात्मा भी कह सकते हैं या कॉस्मिक कॉन्शियसनेस भी कह सकते हैं। तो ब्रह्मांड की चेतना के घनीभूत स्पंदन है, उसी में यह सारी सृष्टि बनी हुई है। हो सकता है हमने जितनी देर में ये अध्ययन किया, इस ब्रह्मांड में 2 ट्रिलियन 20 खरब आकाश गंगाएं, कोई आकाश गंगा ब्लैक होल में बदल गई हो, कोई नई आकाश गंगा बन गई हो, हम वो कुछ नहीं कह सकते हैं। तो यानी कि भविष्य के गर्भ में क्या है, यह तो एक प्रकार से ब्रह्मांड की जो चेतना है वही तय करेगी।
ठीक है। वैसे मान्य भगवती प्रकाश जी को वैसे सुनना एक अपने आप में बहुत बड़ा आनंद है, और वह ज्ञान की गंगा ऐसी प्रवाहित होते रहे, ये हमेशा हमको लगता रहता है। किंतु समय की मर्यादा भी है, और स्वाभाविक है कि फिर से थोड़ी बहुत यदि उसमें कुछ यानी उत्कंठा रह जाती है, तो अगली बार फिर से मिलने का एक बहाना भी मिल जाता है। तो अगली बार फिर मिलेंगे तब अवश्य हम इसके बारे में और चिंतन और मनन करेंगे। परंतु आगे की कार्रवाई के लिए मैं सुषमा जी को आमंत्रित करता हूँ। सर, बहुत ही धन्यवाद आपका। इतना कठिन विषय इतनी सरलता से आपने सबके सामने प्रस्तुत किया, और इतनी सारी गतिविधियों का चयन किया कि जिनको भी आगे कुछ काम करना है, स्वदेशी का ये लोकल और वोकल वाला काम करना है, उनके लिए तो इतनी सारी ये आपने खुली कर दी है, रास्ते इतने खुले कर दिए हैं कि लोगों को आज एकदम पॉजिटिव एनर्जी आ गई है। अभी आज हमारे मुंबई के स्वदेशी जागरण मंच के कार्यक्रम में आप पधारे और हम सबको इतने अच्छे से इस विषय समझा दिया, इसके लिए मैं आपकी आभारी हूँ। और हमारे साथ इतने सारे लोग आज जुड़ गए, इन सबका भी मैं आभार मानती हूँ। और हमारे महानगर के जो पदाधिकारी है, संयोजक है, उनका भी मैं आभार मानती हूँ, और शांति मंत्र से सत्र का समापन करती हूँ। प्रशांत जी? जी जी जी, समापन करना है। हाँ हाँ, समापन करेंगे। तो हाँ? शांति मंत्र हो जाए बस। हाँ, उसके बाद में हाँ, हाँ, ठीक है। अनम्यूट कर दीजिए, सबको अनम्यूट कर दीजिए। हाँ, सबको अनम्यूट करता हूँ, एक सेकंड जरा। जी, सभी को मैंने अनम्यूट करने के लिए निवेदन कर दिया है, सभी को वो राइट दे दिया है, तो सभी अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। सब लोग साथ में शांति मंत्र का जाप करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम